स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने IUPAC नामकरण के 2 रूल कंप्लीट कर लिए थे। पहला चेन, सिलेक्शन ऑफ द चेन, और दूसरा जो आपकी चयनित श्रृंखला है उसमें नामांकन। आज हम रूल नंबर 3 अर्थात सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा नियम है वो है नियम 3, जो किसके बारे में रिप्रेजेंट करेगा? सूत्र। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लोकेंट्स स्थिति, फिर लिखेंगे पूर्व लग्न, फिर लिखेंगे पूर्व लग्न। ये पूर्व लग्न द्वितीय और ये पूर्व लग्न प्राथमिक। उसके बाद में लिखेंगे क्या? रूठ नाम। उसके बाद में लिखेंगे क्या? अनुलग्न प्राथमिक। और उसके बाद में क्या लिखेंगे? अनुलग्न द्वितीयक। अब हम इसमें इस फॉर्मूले में एक एक जो पॉइंट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ए स्थिति के बारे में। तो स्थिति क्या बताता है? तो यह श्रृंखला में जो भी श्रृंखला का आपने चयन किया है उस श्रृंखला में क्रियात्मक समूह, बहुबंध व प्रतिस्थापी की स्थिति को प्रदर्शित करता है कि आपकी श्रृंखला में जो भी आपका क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी है उसकी स्थिति क्या होगी। दूसरी अगर बात करें हम यहाँ पर, तो एक से अधिक, यदि एक से अधिक स्थिति हो तो हमेशा उसे कोमा के साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यदि एक से अधिक स्थिति हो तो उससे हमें कोमा से अलग करते हैं, जैसे 3,3, जैसे 2,4। नेक्स्ट, एक अंग्रेजी का अक्षर अर्थात अंक व अक्षर के मध्य, आपका जो अंक और अक्षर है उसके मध्य हमेशा हम हाइपन का प्रयोग करते हैं। ये हाइपन का चिन्ह है, इसका प्रयोग हम करेंगे। जैसे अपन लिखते हैं 2, मेथिल, इस तरह से। इसके बाद में यहाँ से एक नोट है, तो नोट नंबर 1, नोट नंबर यह है 1 में कि डाई, ट्राई, आइसो, नियो और साइक्लो के लिए न तो कोमा और न ही हाइपन का प्रयोग करते हैं। अर्थात इनके लिए हम न तो कोमा का प्रयोग करेंगे और न ही हाइपन का प्रयोग करेंगे। और दूसरा इसी में है कि द्वितीयक, तृतीयक, सिस, ट्रांस, मीजो अगर हो तो इनके लिए हाइपन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ सिस 2 ब्यूटीन, मैं लिख सकता हूँ मीजो टार्टेरिक अम्ल इत्यादि। तो इसी के साथ ही आपका रूल नंबर 3 का फर्स्ट पोर्शन स्थिति कंप्लीट होता है। अब हम पूर्व लग्न द्वितीयक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा सेकंड हम लिखेंगे पूर्व लग्न, और वो भी कौन से? सेकेंडरी द्वितीयक। तो ये लिखे जाएंगे प्रतिस्थापी के अनुसार, प्रतिस्थापी के अनुसार। अर्थात आपकी जो श्रृंखला है उसमें जनक श्रृंखला के अलावा बचा हुआ पार्ट, तो जनक श्रृंखला के अलावा शेष भाग आपका प्रतिस्थाप पूर्व लग्न द्वितीयक के रूप में लिखा जाएगा, जिसमें हम सबसे फर्स्ट बात करेंगे साधारण प्रतिस्थापी। वो प्रतिस्थापी जिनको हम साधारण फॉर्म में काउंट करते हैं, जैसे F, फ्लोरो, Cl, क्लोरो, Br,
ब्रोमो, आइडो, NO2, नाइट्रो, CH3, मेथिल, CH2, CH3, एथिल, NO, नाइट्रोसो, NH2, अमीनो, PH, फेनिल, OR, L, कॉक्सी। ये सब जो हैं पूर्व लग्न द्वितीय हैं जिनको हम प्रतिस्थापी के अनुसार लिखते हैं। अब हम यहाँ से, ये तो साधारण प्रतिस्थापी थे, अब कुछ जटिल प्रतिस्थापियों के बारे में बात करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे जटिल प्रतिस्थापी। जटिल प्रतिस्थापी के लिए हम दो रूल है, उसमें फर्स्ट रूल क्या है कि नामांकन सदैव मूलक, अर्थात जहाँ से वो चेन से जुड़ रहा है वहाँ से किया जाएगा। तो नामांकन सदैव मूलक की ओर से किया जाएगा। तो ध्यान दें, जटिल प्रतिस्थापी में सबसे पहला है कि नामांकन सदैव मूलक की ओर से किया जाएगा, और दूसरा है कि नामांकन करने के बाद में जब इसका हम नाम लिखेंगे तो नाम हमेशा पीछे की साइड से लिखा जाएगा, तथा नाम सदैव पीछे की ओर से। पीछे की ओर से मतलब है मूलक के विपरीत, मूलक के विपरीत दिशा से। तो ध्यान दें, नामांकन सदैव पीछे की ओर से अर्थात मूलक के विपरीत दिशा से लिखा जाएगा। तो देखिएगा, पहला ये रेडिकल यहाँ से बना हुआ है तो ये नंबर 1 हो जाएगा। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी? इसमें नंबरिंग ये एक ही रहेगा, लेकिन इसका जो हम नाम लिखेंगे वो कहाँ से लिखेंगे? पीछे से। तो OH, OH के लिए क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। और OH CH3, CH3 के लिए क्या बोलेंगे? मैथिल। तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी मैथिल। अब आप देखो, इसमें नंबरिंग यहाँ से होगी और ये ग्रुप है तो इसको कहाँ से लिखेंगे हम? पीछे से। तो पहले Cl, Cl के लिए क्या आएगा? क्लोरो। CO के लिए क्या होगा? फॉर्मिल। और CH2 के लिए क्या लिखेंगे? मैथिल। इसमें भी नंबरिंग ये एक ही रहेगा। CHO को तो पहले हम CHO के लिए लिखेंगे, तो CHO क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखेंगे? फॉर्मिल। और CH2 के लिए क्या लिखेंगे? मैथिल। अब ऐसे इसमें देखो, CH2CN तो ये नंबर 1 होगा, पहले CN को लिखेंगे। CN को क्या बोलते हैं? साइनो। और CH2 के लिए क्या लिखेंगे? मैथिल। ऐसे देखो, CH2Cl तो इसमें नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, 2 पे है तो लिखेंगे यहाँ से, तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। और CH2 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे? एथिल। ऐसे आप देखो, यहाँ से रेडिकल है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2। अब आप नाम लिखेंगे तो पहले इसका लिखेंगे और इसको लिखेंगे। तो देखो, 1 पर कौन है? मिथाइल। और 2 पर कौन है? OH। OH के लिए क्या लगाएंगे? हाइड्रोक्सी। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। और 1 पे कौन है? मिथाइल। और CH2 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे? एथिल। ऐसे आप देखो, इसमें ये N है, N के साथ ये दोनों जुड़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? N डाई मैथिल। और N के लिए क्या लिखेंगे? अमीनो, अर्थात ये NH2 का पार्ट है और NH2 के लिए हम पूर्व लग्न क्या लिखते हैं? अमीनो। नेक्स्ट में देखो, CH2 NH और CH3 है तो पहले हम यहाँ से लिखेंगे इसका, तो ये ग्रुप लिखेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा? N मिथाइल। तो देखो ये क्या हो जाएगा? N मैथिल। और NH के लिए क्या लिखेंगे? अमीनो। और CH2 के लिए क्या लिखेंगे? मैथिल। ऐसे अब आप देखो, यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, ये 2 पर अमाइड है। क्या ये चीज़ है? अमाइड है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? कार्बोमाइल। तो
तो ये हो जाएगा 2 कार्बोमाइल, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे, एथिल। ऐसे आप देखो नेक्स्ट वाले में ये चेन है एक कार्बन की, COOH है तो COOH के लिए क्या लगा देंगे अपन, कार्बोक्सी। और एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, मैथिल। तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी मैथिल। तो बस हमें ये ध्यान रखना, जटिल जो मूलक है उनमें हमेशा नामांकन मूलक की ओर से करेंगे, और इनका जो नाम लिखेंगे वो सदैव कहाँ से लिखेंगे, पीछे की ओर से। अब आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट हम अदर्स एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। तो इसमें नंबरिंग एक कार्बन की है, पहले नाम इधर से लिखेंगे। तो NO2 के लिए क्या लिखेंगे, नाइट्रो, और एक कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मैथिल। इसमें देखो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, और 2 पर यह ग्रुप है तो इसको बोलते हैं ईथर ग्रुप, तो ये इथॉक्सी हो गया, तो इसको बोलेंगे 2 इथॉक्सी। और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे, एथिल। ऐसे इसमें देखिएगा, इसमें रेडिकल यहाँ से लग रहे हैं दोनों, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 और 2। तो ये 1 पर कौन है, मिथाइल, तो इसके लिए लगा देंगे हम 1 मिथाइल। और 2 कार्बन के अंदर जेम कंडीशन है तो इसके लिए लगेगा इथाइलिडीन, तो ये बन जाएगा इथाइलिडीन। अब आप देखिएगा नेक्स्ट, इसमें रेडिकल यहाँ पर है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, ये 1 पर मिथाइल है तो 1 मैथिल, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे, एथिल। अब आप देखिएगा इसमें, इसके अलावा अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो इसको आइसोप्रोपिल भी हम बोलते हैं। अगर इसमें बात करें तो आप देखिएगा नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3, और 2 पे मिथाइल है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 मैथिल, और कितने कार्बन का चेन है, 3 कार्बन के चेन के लिए क्या लगा देंगे, प्रोपिल। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखो आप नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, अब 1 पे भी मिथाइल, नीचे भी मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 डाई मैथिल, और 2 कार्बन का चेन है तो 2 कार्बन के चेन के लिए क्या लगा देंगे, एथिल। इसी के साथ ही आपके जटिल प्रतिस्थापी का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से पूर्व लग्न प्राइमरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा अब हम पूर्व लग्न प्राथमिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमेशा लिखा जाता है रिंग वाले कंपाउंड्स के लिए, चक्रीय कंपाउंड्स के लिए, जिसमें हम यहाँ पर पूर्व लग्न के रूप में साइक्लो, बाय साइक्लो या स्पाइरो इंस वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब आती है रूट नेम, डी रूट नेम। अगर रूट नेम में बात करें तो आपकी जो जनक श्रृंखला है उसमें कार्बन की संख्या को रूट नाम से लिखा जाता है। तो रूट नेम क्या है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या को ही क्या बोलते हैं, हम रूट नेम बोलते हैं। अर्थात आपके जो जनक श्रृंखला आपने चयनित की है उसमें जितने कार्बन होगा उन कार्बन की संख्या को हम क्या बोलेंगे, रूट नेम। जैसे C1 मैथ, C2 एथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक, C11 अनडेक, C12 डू डेक। ऐसे CT20 इसको बोलेंगे इकोस। तो ध्यान दें, 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, फिर 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, और 20 के लिए क्या करेंगे, इकोस। अगर 13 हो तो ट्राई डेक। इस तरह से हम यूज करते हैं। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे पूर्व लग्न अर्थात अनुलग्न प्राथमिक के बारे में।
तो देखिएगा अब हम A B C D E के बारे में डिस्कस करेंगे। ई है आपका अनुलग्न प्राथमिक, और अनुलग्न जो प्राथमिक है ये इस चीज़ को आइडेंटिटी करता है कि आपकी जो श्रृंखला है वो संतृप्त है असंतृप्त है। तो यह संतृप्त व असंतृप्त श्रृंखला के बारे में बताता है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि आपकी जो भी श्रृंखला है वो संतृप्त है या असंतृप्त है। और अनुलग्न प्राथमिक जो होते हैं वो हमेशा बंध के अनुसार लगाए जाते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा बंध के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा इसमें सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे संतृप्त श्रृंखला। अगर वो संतृप्त श्रृंखला होगी तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, एल्केन, और ऐसी कंडीशन पर हम एन यूज करते हैं। दूसरा आता है आपकी जो श्रृंखला है अगर बाय द वे वो असंतृप्त है तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या यूज करेंगे, असंतृप्त श्रृंखला। तो असंतृप्त श्रृंखला में दो हैं, या तो यूज करेंगे एल्कीन या यूज करेंगे क्या, एल्काइन। तो ध्यान दें, एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे, एल्काइन। एल्कीन के लिए इन वर्ड यूज लगाएंगे, और एल्काइन के लिए YNE आयन वर्ड यूज किया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट 3, यदि 2 बार डबल बॉन्ड हो, अगर 2 बार द्विबंध उपस्थित हो तो, कहने का मतलब 2 टाइम पे डबल बॉन्ड हो तो उसको बोला जाता है एडाइन। तो ये बोला जाएगा एडाइन, अर्थात एडाइन वर्ड हम यूज करेंगे। और नंबर 4, यदि 2 बार डबल बॉन्ड नहीं त्रिबंध हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एडाइन की जगह पर एआइन। अभी हमने लिखा एडाइन, तो यहाँ लिखा जाएगा एडाइन, ये लगाया जाता है, अर्थात एडाइन ये वर्ड यूज किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 5, अगर एक द्विबंध व एक त्रिबंध हो, यदि एक बार डबल बॉन्ड हो और एक बार ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ध्यान दें एक बार डबल बॉन्ड और एक बार ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन पर हम डाई और आइन दोनों को मिलाकर लिखेंगे। तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा, ENE और INE, यहाँ से E हट जाएगा, और ENYNE इनायन का प्रयोग हम करते हैं। इसी के साथ ये अनुलग्न प्राथमिक का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम अनुलग्न द्वितीय के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा ऐप हम डिस्कस करेंगे अनुलग्न सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक। अब आप ध्यान दीजिएगा, अनुलग्न जो द्वितीय है ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा जनक श्रृंखला में उपस्थित, आपकी जो भी जनक श्रृंखला है उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखा जाएगा। तो ध्यान दें, आपकी जो जनक श्रृंखला है उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के आधार पर अनुलग्न द्वितीय लगाया जाता है। अब एक चीज़ है कि अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह श्रृंखला में हो तो उनमें से एक प्रतिस्थापी और एक मतलब क्रियात्मक समूह के रूप में काम करता है। तो नेक्स्ट क्या है, यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह जनक श्रृंखला में उपस्थित हो तो उनमें से एक, यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह जनक श्रृंखला में उपस्थित हो तो उनमें से क्रियात्मक समूह जो कि सीनियर है और शेष जो हैं
प्रतिस्थापी के रूप में लिखे जाते हैं, के रूप में लिखे जाते हैं। तो शेष को हम किसके रूप में लिखेंगे? प्रतिस्थापी के रूप में। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम अनुलग्न प्राथमिक और अनुलग्न सेकेंडरी को जोड़ते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन है। अनुलग्न प्राथमिक में हम बंध के हिसाब से एन, इन और आइन ये लगाते हैं, और अनुलग्न द्वितीयक अर्थात अगर क्रियात्मक समूह का प्रथम अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू और वाई इनसे स्टार्ट होता हो तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर ई को हम हटा देते हैं। अर्थात जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से ये लास्ट का जो अक्षर है ई वो हट जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो मैंने लिखा ई एन ई इन और ओ आई सी ओइक एसिड। अब हम दोनों को मिला के लिखेंगे तो इस ई को हटा देंगे तो ये बन जाएगा इनोइक एसिड। इसी के साथ ये अनुलग्न सेकंड का पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से एक प्रायिकता टेबल के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा कौन सा जो आपका क्रियात्मक समूह है वो सीनियर है और कौन सा क्रियात्मक समूह जूनियर है। तो देखिएगा, अब हम टेबल में सबसे फर्स्ट लिखेंगे क्रियात्मक समूह, सेकंड लिखेंगे जो भी क्रियात्मक समूह लिया उसका नेम, उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर उसका पूर्व लग्न कब, यदि वो प्रतिस्थापी हो, और उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर हम अनुलग्न। अनुलग्न में भी हम दो कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो कब, यदि कार्बन श्रृंखला में चयनित हो, और दूसरा यदि कार्बन श्रृंखला में चयनित ना हो। तो देखिए, ये हमारी टेबल है। इस टेबल में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा COOH अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर ये प्रतिस्थापी है तो इसके लिए हम कार्बोक्सी वर्ड लगाते हैं, और अगर ये अनुलग्न के रूप में इसका कार्बन श्रृंखला में हो तो ऐसी कंडीशन पर ओइक अम्ल अर्थात ओइक एसिड। और यदि इसका कार्बन श्रृंखला में ना हो, ये क्रियात्मक समूह तो है बट इसका कार्बन श्रृंखला में ना हो, तो ऐसी कंडीशन पर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 आता है SO3H। ये सल्फोनिक अम्ल का पार्ट है। इसका पूर्व लग्न लिखा जाएगा सल्फो और इसका अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल। तो देखिएगा नेक्स्ट नंबर 3 में आएगा आपका एनहाइड्राइड। इसको बोला जाता है एनहाइड्राइड, और इसके लिए कोई भी पूर्व लग्न नहीं होगा, और अनुलग्न अगर कार्बन श्रृंखला में चयन हो तो इसके लिए ओइक एनहाइड्राइड का प्रयोग करेंगे। तो ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, और इसके लिए ये कॉलम खाली होगा। अब हम बात करेंगे नंबर 4 में आता है COOR एस्टर। अब हम बात करेंगे किसके? एस्टर के बारे में। एस्टर के लिए अगर पूर्व लग्न की बात करूं मैं तो OR एल्कोक्सी और CO के लिए कार्बोनिल। तो यहाँ पर लगाया जाता है एल्कोक्सी कार्बोनिल।
तो ध्यान दें जो OR है इस OR के लिए एल्कोक्सी और CO जो ग्रुप है उसके लिए कार्बोनिल, और यदि इसका कार्बन श्रृंखला में हो तो उसके लिए एल्किल डॉट डॉट एल्केनोएट एल्केनोएट हम वर्ड यूज करते हैं, अर्थात एल्किल एल्केनोएट वर्ड लगाएंगे। एल्किल यहाँ पर R के लिए होगा और आपका जो रिमेनिंग पार्ट है C डबल बॉन्ड O इसके लिए हम एल्केनोएट का प्रयोग करते हैं। और अगर इसका कार्बन ये क्रियात्मक समूह है और इसका कार्बन चेन में नहीं है तो ऐसी कंडीशन पर हम कार्बोक्सीलेट, यहाँ पर हम कार्बोक्सीलेट का प्रयोग करते हैं, CARBOXYLAT कार्बोक्सीलेट का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ से नेक्स्ट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट नंबर 6 में हम क्रियात्मक C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं अम्ल हैलाइड, एसिड हैलाइड अर्थात अम्ल हैलाइड। इसके पूर्व लग्न तो Cl के लिए तो क्या लगाएंगे क्लोरो, और CO के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मिल, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफॉर्मिल। और यदि ये क्रियात्मक समूह है और इसका कार्बन श्रृंखला में हो तो ऐसी कंडीशन पर लगाया जाता है ऑयल हैलाइड अर्थात इस तरह से हम यहाँ पर ऑयल हैलाइड, और अगर Cl है तो Cl के लिए क्या लगा देंगे क्लोरो। तो हम यहाँ पर X की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर X की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर क्लोरो की जगह क्या आ जाएगा हेलो, तो यहाँ लिखा जाएगा हेलोफॉर्मिल। और यदि इसका कार्बन श्रृंखला में ना हो तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर हम कार्बोनिल क्लोरहेलाइड लिखते हैं, तो यहाँ पर फिर लिखा जाएगा कार्बोनिल हैलाइड। नेक्स्ट आता है नंबर 7 C डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड, इसके लिए पूर्व लग्न कार्बामाइल, और अगर इसका कार्बन श्रृंखला में हो तो ऐसी कंडीशन पर इसके लिए एमाइडी लिखा जाएगा एमाइड, और अगर इसका कार्बन श्रृंखला में ना हो तो ऐसी कंडीशन पर कार्बोक्सामाइड का प्रयोग हम करते हैं। अब आती है बात नेक्स्ट नंबर 8 में CN, इसको बोला जाता है साइनाइड, और इसके लिए पूर्व लग्न लगाया जाएगा साइनो, और यहाँ पर अगर इसका कार्बन चेन में है तो इसके लिए लगाया जाएगा नाइट्राइल, और अगर कार्बन चेन में नहीं है और क्रियात्मक समूह है तो इसके लिए लिखा जाएगा कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट आता है नंबर 9 NC, इसको बोला जाता है आइसोसाइनाइड, और इसके लिए लगाया जाएगा आइसोसाइनो, तो यहाँ हम लगाएंगे क्या आइसोसाइनो, और इसके लिए लगाया जाएगा नाइट्राइल, तो इसके लिए लगाया जाएगा ओ नाइट्राइल, और यहाँ पर इसके लिए कुछ भी वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर ओ नाइट्राइल नहीं, आइसोफोम है तो यहाँ पर हम इसके लिए आइसोनाइट्राइल वर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद आता है नंबर 10 में आता है CHO, इसको बोला जाता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए हम जो पूर्व लग्न है अर्थात इसके प्रतिस्थापी के लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मिल, FORYL, तो यहाँ पर हम फॉर्मिल वर्ड यूज करेंगे। और अगर इसका कार्बन चेन में है तो ऐसी स्थिति पर AL का प्रयोग करेंगे, और यदि ये क्रियात्मक समूह है और अगर कार्बन श्रृंखला में नहीं है तो ऐसी कंडीशन पर कार्ब एल्डिहाइड का प्रयोग हम करते हैं। तो ध्यान दें यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है और कार्बन चेन श्रृंखला में नहीं है तो ऐसी कंडीशन पर हम कार्ब वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्रियात्मक समूह नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा नंबर 11 C डबल बॉन्ड O, कॉमन नेम हो गया कीटोन, इसका पूर्व लग्न होता है ऑक्जो, और कई जगह पर हम इसका
कीटो भी वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद में अनुलग्न, यदि ये क्रियात्मक श्रृंखला मतलब इसका कार्बन क्रियात्मक मतलब मुख्य श्रृंखला में हो तो ओन, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, ये यहाँ पर यूज नहीं होगा। अब ध्यान दें, नेक्स्ट नंबर आता है 12। नंबर 12 में आएगा OH, इसको बोलते हैं अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए पूर्व लग्न होगा हाइड्रोक्सी। अगर ये प्रतिस्थापी के रूप में हो तो हाइड्रोक्सी, और क्रियात्मक समूह के रूप में हो तो ओल हम यूज करते हैं। उसके बाद में आएगा नंबर 13 SH, थायो अल्कोहल। इसके लिए पूर्व लग्न लगेगा मर्केप्टो, और इसके लिए अनुलग्न लगेगा थायोल। उसके बाद में आता है नेक्स्ट 14 NH2, एमीन। इसके लिए पूर्व लग्न लगेगा एमीनो, अर्थात AMINO, और इसके लिए अनुलग्न लगेगा अमाइन, AMINE, एमाइन, और ये क्रॉस है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नंबर 15 OR, इसको बोलते हैं ईथर, और ये क्रियात्मक समूह के रूप में यूज नहीं होता, तो इसके लिए हम सफिक्स नहीं केवल पूर्व लग्न लगाएंगे, और इसका पूर्व लग्न क्या होता है एल्कोक्सी, तो इसका पूर्व लग्न आएगा एल्कोक्सी। इसी के साथ ही आपका टेबल कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से 2 स्पेशल नोट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नोट क्या है। अभी हमने एल्डिहाइड लिया है, और एल्डिहाइड के लिए पूर्व लग्न FORMIL फॉर्मिल, इसके अलावा हम ऑक्जो भी यूज करते हैं। तो फॉर्मिल तो कब यूज करेंगे, यदि कार्बन श्रृंखला में ना हो, और ऑक्जो कब यूज करेंगे, अगर ये प्रतिस्थापी के रूप में है। पूर्व लग्न का मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड आपका क्रियात्मक समूह नहीं प्रतिस्थापी है, और प्रतिस्थापी होने के बाद अगर इसका कार्बन चेन में नहीं है तो फॉर्मिल, और यदि कार्बन श्रृंखला में हो, यदि कार्बन श्रृंखला में हो तो ऐसी कंडीशन पर हम ऑक्जो वर्ड का प्रयोग करते हैं। ऐसे देखिएगा कीटोन। अभी हमने कहा कि कीटोन के लिए जो पूर्व लग्न है, क्या लगाते हैं कीटोन के लिए पूर्व लग्न में, तो कीटोन के पूर्व लग्न में हम ऑक्जो और कीटो दोनों ही वर्ड लगाते हैं। अब ऑक्जो कब लगेगा और कीटो कब लगेगा वो देखिएगा। यदि कार्बन श्रृंखला में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड व कीटोन दोनों ही उपस्थित हो, दोनों ही उपस्थित हो, व प्रतिस्थापी के रूप में हो, दोनों ही उपस्थित है और प्रतिस्थापी के रूप में हो। ध्यान दें, यदि आपने जो कार्बन श्रृंखला ली है उसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही उपस्थित है, और वो भी किसके रूप में है, प्रतिस्थापी के रूप में है, तो ऐसी कंडीशन पर हम जो एल्डिहाइड है उसके लिए तो ऑक्जो, और जो कीटोन है उसके लिए कीटो वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ ये 2 स्पेशल नोट भी कंप्लीट होते हैं। ध्यान रखना, एल्डिहाइड प्रतिस्थापी हो और कार्बन श्रृंखला में ना हो तो फॉर्मिल, और कार्बन श्रृंखला में हो तो ऑक्जो। यदि आपने जो कार्बन श्रृंखला का चयन किया है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का कार्बन है, तो ऐसी कंडीशन पर एल्डिहाइड के लिए ऑक्जो और कीटोन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, कीटो। इसी के साथ आपका ये रूल नंबर 3 का पोर्शन कंप्लीट होता है।